हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, तो ये प्रैक्टिस सेट का जो है 6 नंबर का क्लास है, जो है 6 नंबर का क्लास है। 6 नंबर का क्या है, क्लास है टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है। और जो एलटी ग्रेड है, ध्यान रखिएगा, एलटी ग्रेड, और साथ में जो है यूजीसी नेट, यूजीसी नेट, नेट जेआरएफ, तो उसके लिए ये हमारी क्लास है, प्रैक्टिस सेट है। चलो, जहां तक कल हमारे क्वेश्चन हो चुके थे उसी के आगे हैं। जैसे कि ये सभी क्वेश्चन जो है ना पीवाईक्यू बेस्ड हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन का नाम है कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। आभूषणों से युक्त, भीमबेटका से, बागोर से, महादहा से, सरायनहार राय से। तो बताना है कि आभूषणों से युक्त जो मध्य पाषाणिक, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर पढ़ें। हालांकि कल ये लास्ट क्वेश्चन था तो मैंने करवाया भी था, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा। आप पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत बार होता है कि नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे कहा जा रहा है कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां, तो सबसे पहले तो यह कि भाई आभूषणों से युक्त और फिर मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो कहां से? भीमबेटका से, बागोर से, महादहा से, सरायनहार राय से। बेटा इसका आंसर है वो जो है सी नंबर है। कैसे सी नंबर है? कि प्रतापगढ़ में मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि एक तहसील है जिसको पट्टी कहते हैं, पट्टी विधानसभा भी है। तो वहां पर एक साइट है महादहा, और इस महादहा से वेरी फर्स्ट टाइम मृग संगों की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। और इस पुरा स्थल की जो खोज है ना बेटा, वो जीआर शर्मा ने करी थी। किसने? जीआर शर्मा ने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? जीआर शर्मा ने करी थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। खाद्य उत्पादन, ध्यान रखिएगा, नोटिस दिस पॉइंट, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन, मैं आपसे ये कितनी बार बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ये अगेन अगेन मतलब उसी से संबंधित थोड़ा सा बदल रहा है, और ज्यादा कुछ चीजें नहीं कर रहा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। ये इससे पहले कल की क्लास में हुआ भी था। तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड जो लोग जो है खाद्य उत्पादन प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो आप बताओ कि मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। साहब नव पाषाण काल से पीजीटी हिस्ट्री 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको बताया भी था कि भाई नव पाषाण कालीन जो संस्कृति अपनी पूर्व संस्कृतियों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित थी, और इस काल में जो मानव है धीरे धीरे जो है ना खाद्य उत्पादक बन जाता है, और ये जो है कृषि कार्य एकदम जो है रैपिडली करने लगता है। मध्य पाषाण काल से ही कृषि कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन नव पाषाण काल में ये एकदम बढ़िया से कृषि कार्य करने लगा है, जानने लगा है, और पशुओं को भी ये पाल रहा है, और साथ ही साथ ये स्थायी घर बना रहा है। और अब ये मानव खाना बदोश नहीं है। नव पाषाण काल का जो मानव है वो खाना बदोश नहीं है, ये स्थायी जीवन बना रहा है, स्थायी जीवन में निवास कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। राइट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 130। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? यानी कि गंगा घाटी में धान उत्पादन में, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सहगौरा, इमलीडीह, लहुरादेव, झूसी। पीजीटी हिस्ट्री 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ गंगा घाटी में जो धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपको आंसर करना है बेटा। जो इसका आंसर है वो क्या है? लहुरादेव। गंगा घाटी में धान उत्पादन का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो लहुरादेव से ही मिलता है। और ये जो लहुरादेव है ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, संत कबीर नगर। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर।
और कहा जाता है कि यहां से जो कृषि का जो साक्ष्य है वो 9000 बीसी के आसपास माना जाता है। तो ये जो लहुरा देव है ये संत कबीर नगर में पड़ता है। कहां? ये इसका जो टाइम पीरियड है 9000 से 8000 बीसी के आसपास। और यहां पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। भूसी के क्या है भाई? साक्ष्य। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला आगे, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहास के, नोटिस दिस पॉइंट, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास, नगरीय समाजों का इतिहास। और अगेन पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप बताना है कि जो प्रागैतिहास है तो उसके अध्ययन का विषय क्या है। तो प्रागैतिहास से मतलब है कि उस काल से जब मनुष्य लिपि या फिर लेखन का विकास नहीं कर पाया था। इस समय मानव लिपि नहीं जान रहा है, लेखन का विकास नहीं कर पाया है। और इस प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड यानी सीमा में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आ जाती हैं। जितने भी स्टोन एज हैं वो सभी जो है इसी में आ जाते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे नियोलिथिक एज के बाद भाई आप जो है पेलियोलिथिक एज है, मीजोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है, जो पेलियोलिथिक है अगेन 3 भागों में क्लासिफाइड है। तो भाई जब पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक है तो इन तीनों जो पाषाण युगीन सभ्यता हैं वो दरअसल प्रागैतिहास के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि इस समय मानव लिखना और पढ़ना नहीं जान रहा है। आगे चलकर आप आगे जाओगे तो सैंधो सभ्यता आएगी और सैंधो सभ्यता की एक लिपि वहां जो है कीलाक्षर लिपि का प्रमाण मिलेगा। हालांकि कीलाक्षर लिपि अभी ये अपठनीय है, आज भी ये पढ़ी नहीं गई है। इसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे तो वैदिक पीरियड आएगा और वहां पर वैदिक पीरियड में जो है किसका, उपनिषदीय का टाइम पीरियड आएगा। और उस समय जो शिक्षा है अगर आप देखोगे तो कैसे दी जा रही है, जो बोल करके मौखिक तौर से दी जा रही है। तो इन दोनों कालों को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत। अब वो काल जिसका इतिहास लिखित तथ्यों के आधार पर जाना गया हो या विदित हो, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। क्यों निरक्षर? क्योंकि मानव अभी लिखना पढ़ना नहीं जान रहा है। तो मानव लिखना पढ़ना नहीं जान रहा है तो निरक्षर समाजों का इतिहास हो जाएगा। साक्षर समाजों का इतिहास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सभ्य समाजों का इतिहास नहीं, अभी बर्बर है मनुष्य, सब है ही नहीं है। नगरीय समाजों का इतिहास नहीं सर, स्टोन एज में यो प्रागैतिहासिक के अंतर्गत सभी तीनों स्टोन एज आ रहे हैं। और नगरीय समाज कब हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। राइट, चलो आगे 132 हथनौरा में, यही हथनौरा एमपी वाला जो एमपी में पड़ता है नर्मदा घाटी के पास, ध्यान रखिएगा। यहां से जो है मानव जीवाश्म के साक्ष्य, और मानव जीवाश्म में जो है सब महिला का साक्ष्य, मानव खोपड़ी, महिला खोपड़ी का साक्ष्य। तो हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। किसके द्वारा? एचडी संकालिया के द्वारा, एके सोनकिया के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा, जीआर शर्मा के द्वारा। हालांकि इसका आंसर मिटा नहीं पाए हैं हम, इसका आंसर ऑलरेडी जो है आपके उस पे जो है मेंशन है। तो इसका क्या है, चलो इसका आंसर जो मेंशन है तो आप क्या ही करोगे, तो इसका जो आंसर है एके सोनकिया के द्वारा हथनौरा में जो है पूर्व पाषाणिक मानव का जो जीवाश्म है वो इसकी खोज करी गई है। अब जो एके सोनकिया है, इनका नाम अरुण कुमार सोनकिया है, ध्यान रखिएगा। एके सोनकिया लिख देता है, अरुण कुमार सोनकिया लिख देता है। ये जो स्थल है ना नर्मदा घाटी के जो ऊपरी उत्तरी तट वाला हिस्सा है मध्य नर्मदा घाटी में, एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में होशंगाबाद, तो वहीं पर स्थित है। और December 5 ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपको मैं बता दूं, December 5। और इतनी महत्वपूर्ण डेट है कि कभी कभी कि एक ग्रुप को पर्टिकुलरली, एक सोसाइटी को बहुत प्रभावित करती है। आप बताइएगा कि किस वजह से प्रभावित करती है, आखिर किस चीज का डेमोलिशन हुआ था और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
तो 5 दिसंबर, मार्च दिसंबर की बात कर रहा हूं, 5 दिसंबर 1982 में खुदाई के चलते मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिलता है। कहां? हथनौरा में। किसने खोज किया? अरुण कुमार सुनकिया ने। और ये जो मानव है ना, ये होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इरेक्ट, खड़ा होने लगा है मानव। अब ये जीवाश्म मानव अवशेष का सबसे सर्व प्राचीन नमूना है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगेन बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। चलो आगे, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक, देखो पीजीटी में ही पूछा गया है, तो नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है। कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन हमें नहीं भी पता होते हैं, तो हम अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो भी हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है। आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कि नवपाषाणिक संस्कृति, तो तुरंत देखो कि नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत ऐसी कौन सा जो है टाइम पीरियड है। देखो, फसल काटने का जो आयताकार जो पाषाण उपकरण है हार्वेस्टर, यह कश्मीर नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त होता है। और यहां से जो प्राप्त प्रस्तर उपकरणों में, जो प्रस्तर का जो पत्थर का उपकरण है, 2 छिद्र वाला हंसिया या गड़ासा और तकवे गोफन पत्थर, और पत्थर में जो है पत्थर के तक्षक तौर पे जो है ना, ये बहुत विशिष्ट प्रकार का जो है एक उपकरण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, राइट। चल, सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले। ध्यान रखो, मैंने कल कितनी बार बताया है कि कुत्तों को कहां, किसके साथ जो है ना दफनाया गया है, कौन सा, और ये नवपाषाणिक क्या है, नवपाषाणिक साइट भी है। ऑलरेडी मैंने इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो देखो कितनी बार यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया और पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से बताओ कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का अवशेष कहां मिलता है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम। किस लिए पॉपुलर है? गर्तावास के लिए। गर्तावास मतलब यहां पर जो है मतलब आवास, जो गड्ढे में आवास बनाया गया। बुर्ज होम सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे ऐसे पालतू पशुओं को दफनाने के कई जगह साक्ष्य मिलते हैं। और बुर्ज होम जो है वो सवाधान मुख्यतः अगर देखें तो आवासीय क्षेत्र में ही स्थित होते थे। जितने ने भी रेस्टिंग हाउस थे बुर्ज होम में, वो जो है ना आवासीय एरिया में ही होते थे। सवाधान जो जहां पे जो है किया जाता था, वो गर्त जो है वो अंडाकार का होता था। और गर्त के किनारे देखो जरा कि इनका ये अंधविश्वासी भी हैं ये लोग। अब कैसे पता चलेगा अंधविश्वासी हैं? क्योंकि जो मृतक है, तो मृतक के साथ साथ ये क्या रखेंगे कि मृतक के साथ जो है चूने का प्लास्टर। अगर हम बात करें तो गर्त के किनारे जो है क्या करते थे, चूने का प्लास्टर रहता था। और मानव समाधानों के साथ साथ कुछ पशुओं के भी समाधान मिले। इसमें से कुत्ते, भेड़िए, शौकीन के समाधान जो है मिलते हैं। और कुछ समाधानों में कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है। और गड्ढों वाला जो घर है, तो ये बुर्ज होम की विशेषता रही है। और ये जो इसकी खोज है बुर्ज होम की 1935 में डिटेरा और पीटरसन ने, यह भी पूछा जा सकता है, लिख देता हूं, 1935 में डिटेरा और पीटरसन, डिटेरा एवं पीटरसन, डिटेरा और पीटरसन। तो यह ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम 1935 में खोज करी। किस लिए जो ये प्रसिद्ध है? ऑलरेडी पता है कि गर्तावास के लिए। आगे क्वेश्चन है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? जल्दी से आंसर करना है, जल्दी से आंसर। चलो आंसर कीजिए कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है?
संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। इसमें भी आंसर लग गया है, देखो डी नंबर, संस्कृति के काल मापन का। अब कैसे संस्कृति के काल मापन की अगर बात करें, देखो बेटा कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा, जब लंबवत परपेंडिकुलर हम संस्कृति का जो है उत्खनन करते हैं, तो इसमें जो संपूर्ण संस्कृति का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, और इससे क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान होता है, लेयर टू लेयर कई संस्कृतियों का ज्ञान होता है। और इस प्रकार से खुदाई में किसी स्थान की लंबी लंबी खुदाई करी जाती है, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे मान लो कि जैसे कि हमें खुदाई करनी है लंबवत, तो ऐसे खुदाई होगी। और जब ऐसे खुदाई होगी तो मान लो कि पहले कोई कल्चर रहा है, फिर उसके ऊपर जो है ये कोलैप्स कर गया, फिर उसके ऊपर, तो ऐसे, तो यहां पर कई विभिन्न प्रकार के कल्चर का हमें पता चलता है। और वही क्वेश्चन है कि भाई लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का नहीं सर, संस्कृति के आकार का, इसका भी नहीं, संस्कृति के स्वरूप का नहीं, संस्कृति के काल मापन का, बिल्कुल संस्कृति के काल मापन का, ये कब का है, ठीक है, क्योंकि और भी जो है लेयर निकल के आती हैं। अगला है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पुरापाषाण युग का, पैलियोलिथिक एज का प्रमुख औजार आपसे पूछा जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताओ कि जो है प्रमुख पुरापाषाण युग का जो प्रमुख औजार है, हस्त कुठार है, शल्क के बने फलक हैं, हड्डी के औजार हैं, इनमें से कोई नहीं। ये भी पीजीटी हिस्ट्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, हस्त कुठार है। देखो पुरापाषाण काल का जो मानव है, आप देखो जरा, समझो, समझने का प्रयास करो। हस्त कुठार मतलब वही हैंडेक्स। तो पुरापाषाण काल का जो मानव है ये एकदम मतलब बर्बर है। ये हैंडेक्स, हस्त कुठार, क्लीवर और स्क्रेपर, ये इस प्रकार के औजार यूज करता है। इस संस्कृति का प्रमुख उपकरण हैंडेक्स है। और वेरी फर्स्ट टाइम 1863 में रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मद्रास के पास पल्लोरम है तो वहीं से प्राप्त किया। इसके बाद अतिरापक्कम से भी पुरापाषाण उपकरण खोजे गए। समग्र तौर से इन क्षेत्रों के उपकरणों को मद्रासी संस्कृति से संबद्ध भी किया जाता है, तो इसको मद्रासी संस्कृति भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग। पीजीटी हिस्ट्री 2010। तो आपको बताना है कि जो है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण युग। परिष्कृत मतलब बहुत बढ़िया औजार, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण और मध्यपाषाण। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस समय जो है मानव परिष्कृत औजारों का प्रयोग करने लगा है। आंसर इसका हो जाएगा बेटा उच्च पुरापाषाण युग। और ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। छोटे औजारों की बात नहीं, परिष्कृत औजारों की बात हो रही है। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है और इस युग में होमो सैपियंस मानव के द्वारा ब्लेड प्रधान उपकरणों का प्रयोग शुरू हुआ। ब्लेड प्रधान उपकरणों का प्रयोग, ये तो ध्यान रखिएगा। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, पुरापाषाण युग में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनाज की जो उपज है वो वेरी फर्स्ट टाइम प्रथम बार कब प्रारंभ होती है? नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ, इजी क्वेश्चन है।
कि जो वेरी फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति है अनाज का उत्पादन कब शुरू करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नवपाषाण युग। अगर ये पूछता कि पशुपालन का, तो फिर क्या करते, क्वेश्चन का आंसर बदल जाता। तो अनाज का उत्पादन वेरी फर्स्ट टाइम नवपाषाण काल में हुआ, और यही वह समय है जब मानव कृषि और पशुपालन से परिचित होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डेहवा और मेहरगढ़ दो एक ऐसी नवपाषाणिक बस्तियां थीं जहां से चावल गेहूं के जो है ना स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 139। तो जो 139 है इसको जो है आंसर करना है, तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। देखो जो 139 है, तो तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। मतलब आप इसको जो है ना एक ऑर्डर में लगाना है, पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। तो एक जल्दी से आप जो है सबसे पहले ऑर्डर में लगाना है, जल्दी आप ऑर्डर में लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से करेंगे ना तो इजी तरीके से आप क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। देखो सबसे पहले स्टोन एज आता है, पैलियोलिथिक एज आता है, पुरापाषाण। फिर इसके बाद आप देखोगे मध्यपाषाण काल आता है, इसके बाद आपका नवपाषाण काल आता है, और फिर ताम्र युग आता है। तो इस हिसाब से जो आंसर 1 है ना, 1 3 4 और 2, देखो इसमें से जो आंसर डी नंबर शायद जो है मैच कर रहा है। देखो भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का जो नामकरण है ना, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि पुरापाषाण जो है, फिर मध्यपाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, और पाषाण युग की समाप्ति के बाद जैसे ये स्टोन एज समाप्त हो जाता है तो धातुओं का प्रयोग आता है, और धातुओं के प्रयोग का युग शुरू होता है। तो पत्थर और तांबे का प्रयोग जब साथ साथ दिखाई देगा तो फिर आगे हम इसी को जो है ताम्रपाषाण युग कहेंगे, या इसी को हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो दरअसल वही उसी को हमें ऑर्डर में लगाना है, राइट। चल आगे है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका, अमरावती। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पीजीटी हिस्ट्री 2013, जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2015, यूपी पीसीएस में 2007, जीआईसी प्रवक्ता 2018। अब क्वेश्चन वापस से सुनो, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका, अमरावती। और बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चन है, जल्दी से आपको आंसर करना है बेटा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से टैकल कर पाएंगे। इसका जो आंसर है वो सी नंबर है। क्या है? सी नंबर है। कैसे सी नंबर है? कि जो भीमबेटका है, ये भीमबेटका नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और ये पुरापाषाण कालीन जो है स्थल जो है। और मध्य प्रदेश के ये जो रायसेन जिला, जो मध्य प्रदेश का जो है भीमबेटका, भोपाल से करीब 70-80 किलोमीटर जो रायसेन जिला है, रायसेन जिला, तो रायसेन जिला में है। ठीक है, चलो अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? पाषाण युगीन, सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति। आपको इसमें से बताना है कि इस संस्कृति में से ऐसी कौन सी जो है पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए बेटा। आप सभी को एक टाइम मिलता है, तो थोड़ा सा जो है, अगर आप जैसे मान लो मैं रिकॉर्डेड अभी क्लासेस जब लाइव होगा तो मैं थोड़ा आपको टाइम और दिया करूंगा, तो अभी आप जो है ना पॉज कर लेना है, फिर आंसर करना है, और फिर उसी, या फिर आप एक काम किया कीजिए कि क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉरी बगल में एक कॉपी रखा कीजिए और उसके आंसर आप पहले लगाइए, फिर मैं ऑलरेडी बताते चलता हूं तो आपको एक आइडिया भी लगेगा, प्रैक्टिस प्रॉपर होती रहेगी। दूसरा की क्वेश्चन है कि अधोलिखित संस्कृति में कौन सा पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो इसमें से जो सोथी संस्कृति है वो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है।
अब सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति का जो संबंध है वो पाषाण युगीन संस्कृति से है। अब सोथी संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से जो है वो नहीं है। ठीक है, चलो आगे 142 हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? जो हस्त कुठार उपकरण है निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से, और रीचटिंग उपकरण। तो जल्दी से बताना है कि जो हस्त कुठार उपकरण है वो किस विधि का उपकरण था। जल्द से जल्द बेटा आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बाईफेशियल। ये जो हस्त कुठार था ना, ये जो है ये आश्रम पद्धति लेक्चरार में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है परंपरागत तौर से जो भारतीय पूर्व पाषाण काल में तो दो उपकरण जो है परंपराओं में विभाजित होते हैं, एक सोन और या सोवन नदी, एक होता है एसूली या मद्रासी संस्कृति। तो जो सोन या सोवन संस्कृति में इसमें बाटिकस में या मूल उपकरणों और खंडक उपकरणों की परंपरा यहां पर रही है, जबकि जो एसूली या मद्रासियन संस्कृति थी तो यहां पर हस्त कुठार उपकरण की खोज करी गई है। और ये जो हस्त कुठार था ये बाईफेशियल था। बाईफेशियल का मतलब द्विपार्श्वी था। द्विपार्श्वी शतक शिल्प जो है ये उपकरण हुआ करता था, दोनों तरफ से एक खुला होता था। ठीक है, चलो 143 लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति और मध्य पाषाणिक संस्कृति। तो जो लघु पाषाण उपकरण है, लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ की बात हो रही है, तो जल्दी से बताइए कि निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति या जो है उच्च पुरा या मध्य पाषाणिक संस्कृति। बेटा मीजोलिथिक एज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये सभी क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट रिपीटेड हैं, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, है ना। चलो आगे, और आपको ये बताना है ये कौन सा स्थल है जो मीजोलिथिक, जो मध्य पाषाण कल्चर के लिए जो प्रमुख उद्योग है, तो ये कहां पर जो है इसके जो सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, ये भी आपको बताना है, राइट। आगे 144 निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। पशु बाड़े का प्रमाण कहां से मिला है, जल्दी से आपको बताना है। पशु बाड़े का टोरवा, कोल्डेहवा, महगड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पशु बाड़े का प्रमाण है वो कहां से मिला है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। महगड़ा, कोल्डेहवा और पंचो बिंद क्षेत्र में जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी क्षेत्र में जो है स्थित है, और नवपाषाणिक पुरातात्विक स्थल है। महागड़ा से जो है पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। महागड़ा से पशु बाड़े का क्या है? प्रमाण मिला है। ठीक है, चल 145 इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। काथा संस्कृति का, जोरवे संस्कृति का, आहार संस्कृति का, रंगपुर संस्कृति का। जीआईसी लेक्चर 2009। तो बताना है कि जो इनाम गांव है वो प्रमुख पुरा स्थल है, वो प्रमुख पुरा स्थल किस कल्चर का है? जल्दी से बेटा आंसर कीजिए। इसका आंसर है वो बी नंबर। इनाम गांव जो है ना वो जोरवे कल्चर का है। अब जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया, उसी टाइम पीरियड को हम चैल्कोलिथिक या जो है ना ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। और महाराष्ट्र के उत्खनन से जोरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए, और जिसमें से इनाम गांव, सोनगांव, निवासा और दायमाबाद, इनाम गांव, सोनगांव, निवासा और दायमाबाद, तो यहां से जो है ये आपका जोरवे कल्चर से संबंधित रहा है। ठीक है, चलो महापाषाण संस्कृति संबद्ध है तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। बताना है कि जो महापाषाण संस्कृति है, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तांबे से है, कांस्य से है, पीतल से है और लोहा से है। बेटा जल्दी से जल्दी आप आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोहे से।
कैसे लोहे से? कि देखो महापाषाण संस्कृति का जो संबंध वो लोहे से है। लोहे की खोज लगभग 1000 बीसी के आसपास मानी जाती है और इसकी खोज अतरंजी खेड़ा से हुई है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी सैंधोवासी थे तो इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि इसके बाद जब वैदिक पीरियड में आर्य आएंगे तो आर्यों की इनकी जानकारी होती है। तो जो महापाषाण कल्चर है वो दरअसल लोहे से संबंधित है। किससे? लोहे से। चलो 147 प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो कहां? भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद में। जल्दी से आपको बताना है कि जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो कहां पर? भोपाल में, रायसेन में, धार में या होशंगाबाद। जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2009। जल्दी से पूछिए। तो प्रसिद्ध जो भीमबेटका रायसेन में है ना, अभी मैंने आपको बताया था। चलो 148 चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। देखो जीआईसी लेक्चर कितना इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आपको आंसर करना है और बताना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और पढ़ा चुका हूं। तो बेटा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहां? उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि जो आप प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद है, तो यहां पर एक टोंस नदी घाटी है, टोंस नदी है। तो वेरी फर्स्ट टाइम 1860 में ले मैसूरियर ने, किसने? ले मैसूरियर ने जो है नवपाषाण काल के धान यानी चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वो स्थान है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में क्या है? एक स्थान पड़ता है कोलडेहवा, कोलडेहवा क्या है? कोलडेहवा। चलो आगे 149 किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चिरांद, लहुरादेव, बुरझोन, महागड़ा। तो बताना है कि किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चिरांद से, लहुरादेव से, बुरझोन से, महगड़ा से। जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2012। आपको बताना है कि भाई किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं। चलो लहुरादेव, लहुरादेव कहां पड़ता है? संत कबीर नगर। यह भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है? तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। मध्य पाषाणिक स्थल चुपानी मांडो स्थित है दायपुर के निकट, राजस्थान में। इलाहाबाद के कुरांव तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे, बिल्कुल सही। प्रतापगढ़ में और मिर्जापुर में। तो आपको बताना है कि जो चुपानी मांडो है वो चुपानी मांडो कहां पर है। देखो ये जो चुपानी मांडो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मध्य पाषाणिक स्थल है। और जो इलाहाबाद में कई तहसीलें हैं, उसमें एक तहसील है कुरांव। तो कुरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे है ये। और इस काल में लोग जो है शिकार, मतलब यहां से जो प्राप्त हुआ, तो इस काल में लोग शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुएं इकट्ठा कलेक्ट करके अपने जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाते थे और भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण 1867 में ECL कार्लाइल ने खोजा था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन 151 कालक्रम से, यानी इसे ऑर्डर से लगाना है। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो जल्दी से बताओ कि सबसे पहले आ जाएगा, चलो पूर्व पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर आ जाएगा हाँ कांस्य युग, और फिर आ जाएगा लौह युग। तो C, D, B और A देखो है क्या? अच्छा नंबर इसमें से है, तो नंबर से आप देख सकते हो कि 3, 4, 2, 1। जो भी इसका आंसर ऐसा होगा एक ऑर्डर में, तो आप जो है लगा पाओगे। देखो एक ऑर्डर इसका कैसा है। अच्छा चौथा नंबर D नंबर है ना। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो
कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। नौदा टोली, रोपड़, नाल, कायथा। इनमें से कौन कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं? कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। नौदा टोली, रोपड़, नाल, कायथा। इनमें से कौन कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं? तो बताना है। हायर एजुकेशन एग्जाम जो है एंशिएंट हिस्ट्री 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई बताइए पुरातात्विक स्थलों की सूची में दी गई है, इसमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य भारत की बात हो रही है, तो जल्दी से 152 का आंसर करना है और बताना है। चलो 1-3, 1-4, 2-3, 2-4। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर। देखो उज्जैन के निकट एक छोटी काली सिंध है, तो उसी के किनारे कैथा का उत्खनन हुआ और वहां दरअसल 2 बार उत्खनन हुआ। वहां ताम्र पाषाणिक बस्ती के 3 चरण, 3 लेयर पता चलते हैं और बस्ती का प्रारंभिक काल करीब 2400 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर 2120 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। नर्मदा के दक्षिण में स्थित नौदा टोली में ताम्र पाषाणिक बस्तियों के 4 चरण प्राप्त होते हैं और इसका भी टाइम पीरियड 2020 से करीब जो है 1600 बीसी के आसपास माना जाता है। तो यहां की जो मुख्य विशेषता वो चित्रित काले लाल मृदभांड है और क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची में देखिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। तो मध्य भारत में आपका नौदा टोली आ जाएगा और कायथा आ जाएगा। ये आपका रोपण आप बताना है कि कहां पड़ेगा और नाल, तो ये मध्य भारत में नहीं आएंगे। राइट। चल, निम्न में से मध्यकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। ये बताया भी था मैंने एक्सप्लेन करते वक्त एक क्वेश्चन में पिछली क्लासेस में। दमदमा, सरायनहर राय, महदहा, पटने। ये पटना और पटने में अंतर है, तो आपको बताना है कि जो मृग श्रृंग है, तो मृग श्रृंग जो है ना उसके छल्लों की माला के प्रमाण कहां पर मिले हैं। बेटा जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। कहां से? बी नंबर महदहा से। देखो मध्य पाषाण काल के महदहा पुरास्थल से मृग संघ के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं और महदहा नामक पुरास्थल से द्वितीय उपकाल में एकाकी पुरुष कंकाल, एकाकी हिरण श्रृंगों की बनी 5 मुद्रिकाओं की एक माला गले में पहने हुए था। युग्म समाधि का पुरुष श्रृंगों की बनी हुई जो है 12 मुद्रिकाओं की एक माला गले में जो है पहने हुए था और बाएं कान में श्रृंग का बना हुआ था, एक गोल कुंडल जो है धारण किए हुए था। महदहा से सींग और श्रृंग के बने उपकरण आभूषण सरायनहर राय की तुलना में ज्यादा संख्या में मिले हैं। सींग और श्रृंग के उपकरणों में जो बाणाग्र है, बेधक है, खुरचनी है, आरी है, रुखनी है, रुखते हैं, चाकू है, ये सभी मिला है। श्रृंग के आभूषणों में अगर बात करें तो कुंडल है, मुद्रिकाएं हैं। महदहा से बलुआ पत्थर पर बने टूटे सिल, लोढ़े और गोफन पाषाण के हथौड़े भी मिले हैं। सिल लोढ़े की प्राप्ति से यह पता चलता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीस करके ये खाने के तौर में उनका प्रयोग करते रहे होंगे। और पुरापाषाण के जो है विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदान के विषय में संकेत मिलता है। तो दरअसल इसका जो आंसर है ध्यान रखिएगा महदहा हो जाएगा। अगर महदहा नहीं होता तो सरायनहर राय हो जाता। आगे है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो मारतंड से, दाऊजली हेरिंग, बुर्जहोम, चिरांद। यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से
नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गर्तावास या गर्त निवास के प्रमाण मार्तंड से, दाऊदवली से, बुर्जहोम से, चिरान से। कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड कि कश्मीर का बुर्जहोम गर्तावास के साथ है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, ये भी मैंने बता चुका हूं। और देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी से, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से, महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से। जल्दी से जल्दी आंसर बताना है कि भाई जो है ये कहां पर जो है हड्डी की बनी जो मात्र देवी की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है। देखो इसका आंसर उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से जो है यहां पर हड्डी की बनी जो मात्र देवी, बेलन घाटी वही जो है आप देखोगे तो ये जो है ये यूपी में ही पड़ता है। और एक चीज यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये इलाहाबाद में ही जो यही वाला क्षेत्र है बेलन घाटी का, ठीक है, यहां पर अस्थि से निर्मित, हड्डियों से निर्मित मात्र देवी की मूर्ति है और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है, ठीक है। और ये जो जहां से मिलती है दरअसल एक लोहंदा नाला है, तो लोहदा नाला से, जो कि ये उच्च पूर्व पाषाण काल की है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा लिखा तो है ऑलरेडी। चलो, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना गया? प्रारंभिक पूर्ण मानव को नियंडरथल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी और मेललिनियन। आपको बताना यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारंभिक जो पूर्ण मानव है तो उसको जो है किस नाम से जाना गया। जल्दी से बेटा आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रो-मैग्नन। क्यों क्रो-मैग्नन हो जाएगा? देखो लगभग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट का करीब, ज्यादा नहीं, 3 फुट 3.5 फुट के आसपास का जो है एक कपि समूह जो उष्ण कटिबंधीय जंगलों से बाहर निकला। जो उष्ण कटिबंधीय जंगल, ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय जंगल हैं, ठीक है, तो उन जंगलों से बाहर निकल आया जहां पर वह वृक्षों पे जो है रहा करता था। ये करीब 2.5 3.5 से 2 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये पूर्वज जो है समूह विभाजन की एक शाखा बन गया और इसी को सबसे पहले रामापिथेकस कहा गया, रामापिथेकस। फिर रामापिथेकस के बाद जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिससे खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया, उसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। क्या कहा गया? उसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना और वह जो है पूर्व जो है अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। आरंभिक, मध्य अत्यंत यानी नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित जो है मानव जाति का आविर्भाव होता है और इसको हम जो है इरेक्टस कहते हैं। तो नियंडरथल मानव मध्य में अत्यंत नूतन काल के अंत में और उत्तर अत्यंत नूतन काल में आरंभ में प्रकट हुआ। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ, 30,000 वर्ष पहले, और उसी को हम जो होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं या प्रज्ञ मानव कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो विशिष्ट अनुसंधान नामों से, जैसे कि क्रो-मैग्नन है, चार्ल्स ग्रिमाल्डी है, इसी को हम होमो सेपियंस को अलग अलग उसी की शाखाएं मानते हैं। तो मैंने जैसे एक ऑर्डर बताया आपको, तो वही कहा जा रहा है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से? तो क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन। चलो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है और आपको इसमें से मिलाना है। सराय नहर राय, पटने, सैपाई और मोहरझारी, और इस इधर है दूसरी तरफ उच्च पूर्व पाषाण काल, गैरिक मृदभांड परंपरा, महासस्म समाधि, मध्य पाषाणिक युगीन। बताइएगा।
और यहां पर जो है आंसर करने का प्रयास करना। सॉरी, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए और बताइए क्या हो जाएगा। देखो, पूरा स्थलों का संस्कृतियों से अगर सुमेलित करते हैं तो सराय नहर राय मध्य पाषाण युगीन है, ये साइट मध्य पाषाण युगीन है। पटने जो है वो उच्च पूर्व पाषाणिक है। सेपाई जो है गैरिक मृदभांड परंपरा है। और जो महुरझारी है वो महास में समाधि। तो इस हिसाब से जो इसको अगर आप मिलाओगे तो एक को आप 4 से मिला दो, 2 को आप पटने 1 से मिला दो, फिर इसको आप गैरिक मृदभांड से मिला दो और ये बचा आपका। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है, ए नंबर ही होना चाहिए, राइट। चलो, आम्री संस्कृति कहां विकसित हुई? अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, कच्छ। यूपीपीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री 2004। आम्री संस्कृति कहां विकसित हुई? अफगानिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कच्छ में। जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है। देखो, आम्री संस्कृति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विकसित हुई और इसके अलावा सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो, चन्हुदाड़ो, जुदरीडो, कोट दीजी, अली मुराद, ये सभी जो साइट हैं देखने को मिलती हैं। तो आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्योंकि जो आम्री संस्कृति है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विकसित होती है। और ऐसा नहीं कि वहां है, इसके अलावा भी, जैसे मोहनजोदाड़ो यहां पर नहीं है, नहीं अगर होता तो फिर चन्हुदाड़ो है, जुदरीडो है, कोट दीजी है ना, उसके साथ साथ जो है अली मुराद है। तो ये हर जगह आम्री संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? सराय नहर राय से, कोल्डेहवा से, बागोर से, कालीबंगा से। पशुपालन कितनी बार बता चुके हैं, तो जल्दी से बताना है कि पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिलता है। बेटा इसका आंसर जल्दी करिए, कहां से क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 2 मध्य पाषाणिक स्थल हैं, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, उसके पास में आदमगढ़, और दूसरा राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, उसमें है बागोर। इन दोनों की तिथि की अगर बात करें तो करीब 5000 साल के, 5000 बीसी के आसपास की बात है। इन दोनों में मवेशियों और भेड़ बकरियों के पालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। यह संभव है कि इन दोनों भिन्न भिन्न इलाकों के दोनों स्थलों से कृषि का साक्ष्य भी प्राप्त हो जाए, परंतु ऐसी कोई निश्चित खोज अभी तक नहीं हुई। और सराय नहर राय प्रतापगढ़ जिले में जो इलाहाबाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। सराय नहर राय की जो रेडियो कार्बन तिथि है यह करीब 8395 बीसी के आसपास मानी जाती है। और यह पहला स्थल है जहां से स्तंभ गर्त का साक्ष्य, स्तंभ गर्त बोल रहा हूं, ध्यान रखना, गर्तावास नहीं बोला, स्तंभ गर्त साक्ष्य पाया गया। आवास के लिए झोपड़ियां बनाई गई होंगी। और सराय नहर राय से मानवीय आक्रमण युद्ध का बहुत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है कि ये युद्ध में इन्वॉल्व हुए होंगे। एक सवाधान में कंकाल के शिरोवस्ती में एक सूक्ष्म पाषाण जड़ा हुआ मिला है, जो कि सूक्ष्म पाषाण प्राप्त हुए हैं और में बहुत सी कम जो है ज्यामितीय रूप में मिले हैं। और ये प्रारूप जो है तकनीकी दृष्टि से बागोर में पाए गए जो उत्कृष्ट रूपों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पुराने मालूम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर है। अगला है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवंती नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवंती, कायथा, गिलुंद, आहार या महेश्वर। आपको बताना है कि ताम्रवंती किसे कहा गया, जहां तांबा पाया गया तो ताम्रवंती उसी को कहा गया। तो ऐसा कौन सी साइट है, जल्दी से बेटा बात की बताइए। आहार, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आहार। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवंती है और यह स्थान अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, जो कि उदयपुर के पूर्व में आहार नदी के किनारे पर बसा है।
अभिलेखों में इसी को घाटपुर कहा गया, और खुदाई में यहां एक बड़ी भट्ठी और तांबे का सामान मिला है, जिससे पता चलता है कि यहां जो है तांबा गलाने और बर्तन का काम जो है होता है। और यह स्थान 8 बार बसा है, हर बार लोग एक दूसरे स्थान पर बसे हैं, और चौथी बार में ही तांबे का सामान मिला है। तांबे के औजार दीवारों के मलबों से मिले हैं। धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों और पत्थरों के जो है मकान बनते थे। इसके बाद जो है खुदाई में एक ही जगह लाइन पे अनेक चूल्हे मिले हैं, और लगता है कि एक ही परिवार के तरह तरह की आकृतियों के मसाला पीसने के पत्थर भी मिले हैं। यहां द्वितीय काल के सिक्के और सीलें भी मिली हैं, और उन पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। मिट्टी और पत्थर के मनके मिले हैं, जिस पर जो है बहुत सारी चित्रकारी करी गई है। तो ये आहार है जिसको ताम्रवंती, क्योंकि तांबे की वजह से तांबा मिला तो इसको ताम्रवंती कह दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। भारत में मध्य पाषाण कालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। पुरापाषाण कालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी। प्रागैतिहासिक शैलाश्रों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं है। आंसर करना है और फिर बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। जल्दी से आंसर बेटा कीजिए, वापस से पढ़िए। भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक। पूरा पाषाण प्राप्त हुए हैं ना। पुरापाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं, पुरापाषाणकालीन, ठीक है, ये भी हुई हैं। नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी। नवपाषाण काल में मानव समाज की, ये भी सही मतलब गलत है। प्रागैतिहासिक शैलाश्रों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं है। इसका बेटा जो आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इस हिसाब से इसमें जो है प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में, प्रागैतिहासिक की बात हो रही है, उसमें मानव गतिविधियां चित्रित नहीं है। क्योंकि देखो पूर्व पाषाणिक स्थल जो है भीमबेटका, जो कि नर्मदा घाटी में, जो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, तो वहां की गुफाओं में मानव गतिविधियां चित्रित है, और ये क्या है, पूर्व पाषाणिक स्थल है, तो ध्यान रखिएगा। अब भीमबेटका से ऐसे लोगों की आबादी का संकेत मिलता है जो बिदाड़ियों के निर्माण में बहुत ज्यादा कुशल रहे होंगे, अनुभवी रहे होंगे। उनके शल्य उपकरण बहुत सारे और तरह तरह के जो है, और वे पश्चिमी यूरोपीय मध्य पुरापाषाण काल से भी जो है खूब ये मिलते जुलते हैं, जो कि उनके जो उपकरण है, टूल्स हैं। साथ में हस्त कुदार बहुत बढ़िया ढंग से बनाए गए थे, जो कि छोटे छोटे और चिपटे थे। इनमें कोई संदेह नहीं है कि इन स्तरों पर जो परवर्ती रूसली लोगों का जो समूह है वो आबाद था। तो यहां पर आप कह सकते हो कि प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं हैं, तो इस वजह से इसका आंसर ये जो है यही सही नहीं है, ठीक है। चलो 162, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण मिले हैं। वही अगेन कि हड्डी के बने आभूषण, यहां ध्यान रखिएगा हड्डी से बने आभूषणों की बात हो रही है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और जवाब देना है आपको। बागोर, बघोर, वीरभानपुर, महादहा, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी। कहां से आभूषण प्राप्त हुए हैं, महादहा से। यह मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष जो है महादहा से, और ये महादहा कहां है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। महादहा से सींग श्रृंग के बने उपकरण, आभूषण सराय नहर राय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हुए हैं। सींग और श्रृंग के उपकरणों में बनाग्र, बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू, ये सब मिले हैं। श्रृंग के आभूषणों में कुंडल, मुद्रिकाएं। महादहा में बलुआ पत्थर से बने हुए टूटे सिल और लोढ़े, गोफन पाषाण, हथौड़ा, ये मिले हैं। सिल लोढ़ों की प्राप्ति से इस चीज का पता चलता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज सामग्री के तौर पे उपयोग किया जाने लगा था। और पुरापाषाण के विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदानों के जो है विषय में संकेत मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से, तो ये महादहा के बारे में। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर,
दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से और लौह काल से। जो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण जो समाधियां हैं वो किससे संबंधित हैं, जल्दी से बताना है बेटा। इसका आंसर हो जाएगा लौह काल से। टाइम पीरियड इसका 1000 बीसी के आसपास, मैंने अभी आपको बताया था। तो दक्षिण भारत में जो पाषाण युग के बाद जो दक्कन के पठार और जो सुदूर प्रायद्वीपीय महापाषाण संस्कृतियों का उदय होता है, ये संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी, मध्य और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिण भारत में पाई जाती है, किंतु दक्षिणी भारत में इसका संदर्भ और इसका अलग महत्व हो जाता है, इसकी विशेषता बदल जाती है। महापाषाणी संस्कृति के ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं हैं। एक तो यह कि इसका लौह युग से अविरल जुड़ा होना माना जाता है, और दूसरा कि काले लाल मृदभांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना माना जाता है। और यही दरअसल पूछा गया है कि एक्चुअल में किससे, तो लौह काल से। अगर ये स्टेटमेंट भी दे देता कि काले और लाल मृदभांड, तो ध्यान रखना कि दक्षिण भारत की जो महापाषाण संस्कृति वो उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे। सिहावल एक पुरा स्थल है, बताओ। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। आपको बताना है। यूपी पीसीएस प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया, जो सिहावल है वो कहां की साइट है, कहां का पूरा स्थल है। जल्दी से बेटा आंसर कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। देखो, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित 30 से अधिक पुरा स्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिहावल जमाव से निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन नदी के सबसे निचले और पुराने जमाव को जो है ना सिहावल जमाव इसलिए कहा गया क्योंकि सिहावल नामक पुरा स्थल के पास इसका सबसे अच्छा जमाव है जहां इसका अध्ययन किया गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृतियों से संबंधित हैं? राख के टीले पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी। आपको बताना है राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृतियों से संबंधित हैं। जल्दी से बताना है। चलो, जिसका आंसर है बेटा भाई दक्षिण भारत। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई जो राख के टीलों का साक्ष्य है वो दक्षिण भारत में मिलता है, और दक्षिण भारत में जो है वहां का जो कल्चर है वो ग्राम जीवन की आधार रेखा है। ये नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त होता है। ये उस समय का टाइम पीरियड नवपाषाणिक कल्चर है। खेती की फसलों में बाजरा, चना मिला है। मवेशियों में भेड़ बकरी के विस्तृत अवशेष मिले हैं। पशुओं की अस्थियां भी मिली हैं, और जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का भी संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते थे, और जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उनमें लकड़ी के डंडों की एक बाड़ जो फेंसिंग लगा दी जाती थी। तो बाड़ के भीतर जो गोबर बेटा इकट्ठा हो जाता था, जिसको आज हम घूर बोलते हैं, घूर इकट्ठा हो जाता है, गोबर एक जगह कलेक्ट करके डाल देते हैं, तो उसे प्रतिवर्ष बाढ़ के डंडों में जैसे बाढ़ के उसमें वो करके और जो गोबर इकट्ठा कर दिया जाता था, तो संभवतः कहा जाता है कि इसे जला दिया जाता रहा होगा। संभवतः देखो एक वहां पे त्योहार है, फेस्टिवल है पोंगल, तो पोंगल समारोह के आसपास ये जलाया जाता रहा होगा। हमारे उत्तर भारत में हमारे यहां भी जैसे ये अगर आप देखोगे कि जब होली जलाई जाती है, तो आजकल तो होली का जलाने का अलग वो हो गया है, लेकिन हर एक घर में जो काउडंक होते हैं तो उनको बना करके एक माला टाइप बना करके जलाई जाती है। तो वहां पर भी जो है साउथ इंडिया में जो पोंगल समारोह के आसपास जो है ये जलाने का कार्य संभवतः होता रहा होगा, जो कि मकर संक्रांति को पड़ता है ये आसपास, मकर संक्रांति के आसपास, और प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया को लगातार जो है पुनरावृत्ति करी गई होगी। साथ में मैंने आपको ये बताया ही कि जो है होली में भी ये जलाया जाता है, तो वहां राख का टीला बन गया होगा। और वहीं दक्षिण भारत जो भारतीय पुरातत्व ने इन टीलों को भस्म टीला या आस्म माउंड कहा है।
तो वही दरअसल है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है, और मैंने आपको बताया कि क्यों। आप एक चीज देखिएगा, खोजिएगा कि आप अगर गांव के पूरे, मान लो कि एक गांव की बसावट है इतनी इतनी, और गांव में अगर आप देखेंगे तो दो जगह जो है आपको यह पता चलेगा कि यहां कुछ ना कुछ जलाया गया होगा या जलाया जाता है। एक तो जहां भाई रेस्टिंग हाउस है, ठीक है, जो बॉडी जलाई जाती है, तो आजकल तो भाई गांव में अभी भी वही लकड़ी वाला है। और दूसरा जहां होली, तो वहां की मिट्टी जली रहती है, वहां कुछ होता नहीं है। जैसे कि मेरे यहां जो होली जलाई जाती है तो एकदम रोड के किनारे एक रास्ता निकला हुआ है, रोड है, और रोड के यहां पे एकदम किनारे पे जलाया जाता है। वो थोड़ा सा जगह भी यहां पे बन गई है, ऐसे जगह बन गई है। तो मैं देखता हूं कि जहां जहां ये होली जलाई जाती है, जहां जहां पर, वहां पर कोई घास नहीं है, कोई घास नहीं है। और वहीं पर जो है अगर आप खुदाई वुदाई भी करें तो क्योंकि लेयर दर लेयर जो है वो राख, और राख के ऊपर राख, राख के ऊपर राख, तो आप मान लो 100 साल बाद अगर ऐसा कुछ हो तो वही देखने को मिलेगा कि राख का टीला टाइप बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म भीमबेटका, हथनौरा, सरायनहर राय, दमदमा। यूपीपीएससी प्री 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका, सॉरी भीमबेटका कह रहे हैं, ये हथनौरा। भाई सबसे पहले तो हथनौरा में ही जो है मानव जीवाश्म, वो भी महिला की है ना, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये पड़ता है। और हथनौरा से मानव की खोपड़ी के एक जीवाश्म, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये मानव होमो इरेक्टस की है, और कुछ ने कहा कि होमो सेपियंस वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, हथनौरा। भीमबेटका के बारे में जान ही रहे हैं कि जो रायसेन जिले में, और ये पुरास्थल का क्षेत्र गुफाओं और शिलाश्रयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इसकी संख्या यहाँ से लगभग जो है करीब 500 से ज्यादा जो है ना यहाँ पे शैलाश्रय मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं को जो खोजने का जो श्रेय है वो एक BS वाकनकन है, बहुत जो बड़े विद्वान रहे हैं उनको श्रेय जाता है। और यहाँ के अधिकांश जो ज्यादा शिलाश्रय हैं वो मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष और उसी के टाइम पीरियड के जो है चित्रकला भी मिली है। और सरायनहर राय तो आप जान ही रहे हैं कि जो सरायनहर राय है ये दमदमा प्रतापगढ़ जिले में है, और ये भी जो है मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न पुरास्थलों में से पूछा जा रहा है कि निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत का प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म। ठीक है, चलो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सफाई से आंसर कीजिएगा। पूर्व पाषाणकालीन मानव कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। उसका मुख्य धंधा क्या है? देखो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, शिकार खेलना। पूर्व पाषाणकालीन जो मानव है तो उसका धंधा क्या है? शिकार खेलना है। देखो इन मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था एक समय पूर्व पाषाण काल में, और आखेट पर ये निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण ये मांस कच्चा खाते थे। इनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था, और उनका जीवन जो है खाना बदोश घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म या पशुपालन से परिचित नहीं था, और ना ही यह जो है बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, और वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। मनुष्य और जंगली जीवों के रहन सहन में कोई अंतर नहीं था, तो इस समय का मानव शिकार कर रहा था। यह लास्ट क्वेश्चन था। चलो फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।